आशावाद और उम्मीद, ऑप्टिमिज्म एंड होप। हम सब अपनी रोज की बातचीत में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और अक्सर एक ही मतलब में। बिल्कुल, पर क्या ये सच में एक ही है या इनके बीच कोई गहरा मनोवैज्ञानिक फर्क है जो हमारी सोच पर, हमारी कामयाबी पर असर डालता है? आज हमारे पास मनोविज्ञान की एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च है जो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों शक्तिशाली भावनाएं हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं। बिल्कुल, आज हमारा मकसद ही यही है कि इन दो कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग करके देखें। और इसे सिर्फ किताबी तरीके से नहीं समझेंगे, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे हम एक कहानी के जरिए समझेंगे। कहानी है सुधा की। सुधा अपने समुदाय की पहली लड़की है जो कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही है। अच्छा। हालात मुश्किल हैं, लेकिन उसका सपना है कि वो नौकरी करके आत्मनिर्भर बनेगी। उसकी इस कहानी में हमें आशावाद भी दिखेगा और उम्मीद भी। और शायद इसी से हम दोनों के बीच का फर्क समझ पाएंगे। हाँ, उम्मीद तो यही है। ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा। तो चलिए सबसे पहले आशावाद से शुरू करते हैं। ठीक है। आम भाषा में तो इसका मतलब है भविष्य में अच्छी चीजों के होने की उम्मीद रखना। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे कैसे देखते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे कह सकते हैं दो मुख्य नजरियों से देखते हैं। पहला है स्वभावगत आशावाद, मतलब डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म। डिस्पोजिशनल ऑप्टिमिज्म। हाँ, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये एक तरह की आदत या व्यक्तित्व का हिस्सा है। कुछ लोग स्वभाव से ही ज्यादा सकारात्मक होते हैं। अच्छा, मतलब वो लोग जो हर हाल में ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हैं। बिल्कुल, वो मानते हैं कि उनके साथ ज्यादातर अच्छा ही होगा। तो अगर सुधा की कहानी से इसे जोड़ें, तो जो इतने मुश्किल हालात में भी कॉलेज पूरा करने की सोच रही है, वो स्वभाव से ही आशावादी हुई है ना? हाँ, बिल्कुल। उसका ये विश्वास के मेहनत करके हालात बदले जा सकते हैं, ये स्वभावगत आशावाद का एक बेहतरीन उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि जो लोग स्वभाव से ऐसे नहीं हैं, जो निराशावादी हैं, क्या वो हमेशा वैसे ही रहेंगे? क्या इसे बदला नहीं जा सकता? यही सबसे बड़ा सवाल था, और यहीं पर दूसरा नजरिया आता है। वो है सीखा हुआ आशावाद, यानी लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। इसे मशहूर मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन ने पेश किया था। अच्छा। उन्होंने पाया कि आशावाद कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसे सीखा जा सकता है। सीखा जा सकता है? कैसे? ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को खुद को समझाते कैसे हैं। इसी को उन्होंने व्याख्यात्मक शैली या एक्सप्लेनेटरी स्टाइल कहा। व्याख्यात्मक शैली मतलब वो कहानी जो हम किसी घटना के बाद खुद को सुनाते हैं? बिल्कुल, और इसके 3 पहलू हैं जिनसे हम किसी भी घटना का मतलब निकालते हैं। क्या है वो? पहला है आंतरिक बनाम बाहरी, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल। मतलब जो हुआ उसकी वजह आप खुद हैं या बाहरी हालात। ठीक है। दूसरा है स्थिर बनाम अस्थिर, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। क्या ये वजह हमेशा ऐसी ही रहेगी या ये बस कुछ समय के लिए है? और तीसरा है वैश्विक बनाम विशिष्ट, ग्लोबल वर्सेस स्पेसिफिक। क्या ये वजह आपकी जिंदगी के हर हिस्से पर असर डालेगी या सिर्फ इसी एक मामले तक सीमित है? ठीक है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कार चलाते हुए किसी से हल्की सी टक्कर हो जाती है। तो एक आशावादी इंसान खुद को क्या कहानी सुनाएगा? एक आशावादी शायद सोचेगा, अरे सामने वाले ने अचानक ब्रेक लगा दिया, ये हो गई बाहरी वजह। अच्छा। फिर वो सोचेगा, चलो कोई नहीं, ऐसा रोज रोज नहीं होता, ये हो गई अस्थिर वजह। और फिर इसका मतलब ये नहीं कि मैं खराब ड्राइवर हूँ, बस आज का दिन खराब था, ये हो गई विशिष्ट वजह। और एक निराशावादी, वो क्या सोचेगा? निराशावादी शायद सोचेगा, ये सब मेरी गलती है, मैं ही ध्यान नहीं दे रही थी, ये हो गई आंतरिक वजह। मैं हमेशा ऐसे ही बेवकूफी करती हूँ, ये स्थिर वजह हो गई। और इससे तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। हाँ, और फिर वो सोचेगा, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती, हर काम बिगाड़ देती हूँ, ये वैश्विक वजह है। बाप रे, घटना एक ही है लेकिन उसे समझाने के 2 अलग-अलग तरीकों ने पूरी मानसिकता ही बदल दी। यही सीखा हुआ आशावाद और निराशावाद का फर्क है। ये तो कमाल का फर्क है। अगर हम सुधा के बारे में सोचें, मान लीजिए वो एक नौकरी के इंटरव्यू में जाती है और उसे वो नौकरी नहीं मिलती, तो एक आशावादी सुधा खुद से क्या कहेगी? वो शायद सोचेगी, हो सकता है इस कंपनी को किसी और तरह के हुनर की जरूरत थी, मतलब बाहरी वजह। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी, मैं कोशिश करती रहूंगी, यानी अस्थिर। और इस एक इंटरव्यू के खराब होने से मेरी पढ़ाई या मेरी दूसरी काबिलियत कम नहीं हो जाती, ये हो गया विशिष्ट। लेकिन
क्या हर चीज में अच्छा ही सोचना खतरनाक नहीं हो सकता? मेरा मतलब है, अगर कोई जरूरत से ज्यादा आशावादी हो जाए आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। और खतरों को नजरअंदाज करने लगे, बिल्कुल। इसे अवास्तविक आशावाद या अनरियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म कहते हैं। अच्छा। ये वो स्थिति है जब कोई ये मानने लगता है कि बुरी चीजें सिर्फ दूसरों के साथ होती हैं, मेरे साथ नहीं हो सकती। जैसे कोई सोचे मुझे सिगरेट पीने से कैंसर नहीं हो सकता और फिर वो जरूरी मेडिकल जांच भी ना करवाए। ये आशावाद नहीं, लापरवाही है। तो एक स्वस्थ आशावाद हकीकत पर आधारित होता है। बिल्कुल ठीक है, तो ये बात साफ हुई कि आशावाद भविष्य के बारे में एक सकारात्मक नजरिया है जो या तो हमारे स्वभाव में होता है या हम उसे सीख सकते हैं। पर अब आते हैं दूसरे शब्द पर, उम्मीद, होप। अगर आशावाद ये विश्वास है कि मंजिल खूबसूरत होगी, तो उम्मीद क्या है? क्या वो इससे अलग है? यहीं पर बात सबसे दिलचस्प हो जाती है। कैसे? एक मनोवैज्ञानिक थे C.R. स्नाइडर। उन्होंने इस पर बहुत गहरा काम किया। उनके मुताबिक उम्मीद वो सिर्फ एक एहसास या भावना नहीं है। सिर्फ एक भावना नहीं है, तो फिर क्या है? ये सोचने और काम करने का एक तरीका है। उन्होंने इसे एक संज्ञानात्मक प्रेरक अवस्था कहा। संज्ञानात्मक प्रेरक अवस्था, ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, बल्कि सोचने, मतलब कॉग्निटिव, और फिर उस सोच पर काम करने की ताकत, मतलब प्रेरक। अच्छा, उसकी बात है। स्नाइडर के अनुसार सच्ची उम्मीद के 3 हिस्से होते हैं। हाँ। पहला लक्ष्य, गोल्स, यानी आप क्या पाना चाहते हैं। ठीक है। और दूसरा रास्ते, पाथवेज, यानी उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपके दिमाग में मौजूद योजनाएं या रास्ते। और तीसरा और सबसे जरूरी हिस्सा है क्षमता, एजेंसी। हाँ, मतलब उन रास्तों पर चलने के लिए आपका खुद पर विश्वास और आपकी इच्छा शक्ति। वाह, तो उम्मीद का मतलब सिर्फ ये सोचना नहीं है कि मंजिल अच्छी होगी, बल्कि ये जानना भी है कि मंजिल तक पहुंचने के लिए मेरे पास एक नक्शा है। बिल्कुल। और गाड़ी में पेट्रोल भी है। क्या खूब कहा, बिल्कुल यही मतलब है। और जिन लोगों में उम्मीद ज्यादा होती है, वो सिर्फ एक रास्ते के बारे में नहीं सोचते, मतलब उनके पास प्लान बी भी होता है। उनके दिमाग में प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब तैयार रहते हैं। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो वो निराश होकर बैठ नहीं जाते, बल्कि तुरंत दूसरा रास्ता खोजने लगते हैं। अगर हम सुधा की कहानी पर वापस जाएं, तो उसकी उम्मीद को इन 3 हिस्सों में कैसे देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। सुधा का लक्ष्य, गोल साफ है, आत्मनिर्भर बनना। उसके रास्ते, पाथवेज क्या है? अपनी ग्रेजुएशन अच्छे नंबरों से पूरी करना, नौकरी के लिए अलग अलग जगह अर्जी देना, इंटरव्यू की तैयारी करना, शायद जरूरत पड़ने पर कोई कंप्यूटर कोर्स करना। हाँ बिल्कुल। और उसकी क्षमता, एजेंसी क्या है? वो आत्मविश्वास जो उसे अपनी मेहनत और काबिलियत पर है। उसे पता है कि अगर वो कोशिश करेगी तो कोई ना कोई रास्ता जरूर खोज लेगी। यही उम्मीद है। यही उम्मीद है। मतलब अगर उसे एक इंटरव्यू में नाकामी मिलती है, तो उसका आशावाद उसे ये विश्वास दिलाएगा कि कोई बात नहीं, आगे अच्छा होगा। लेकिन उसकी उम्मीद उसे कहेगी, ठीक है, ये रास्ता काम नहीं किया, अब दूसरे रास्ते पर चलते हैं। मैं अपनी इंटरव्यू देने की कला पर और काम करूंगी और दूसरी कंपनी में अर्जी दूंगी। एकदम सही, आपने दोनों के बीच के रिश्ते को बिल्कुल पकड़ लिया। और जानते हैं, इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग से भी है। अच्छा? हाँ, रिसर्च बताती है कि उम्मीद हमारे दिमाग के BS यानी बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम को सक्रिय करती है। बिहेवियरल एक्टिवेशन सिस्टम, ये क्या होता है? आसान शब्दों में, ये हमारे दिमाग का गो सिस्टम है। गो सिस्टम। हाँ, जब हमें लगता है कि हम किसी लक्ष्य को पा सकते हैं, तो ये सिस्टम सक्रिय होता है। ये डोपामीन नाम के केमिकल को छोड़ता है, जो हमें खुशी, प्रेरणा और आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। वाह! तो उम्मीद दिमाग में एक तरह का चलो ये करते हैं वाला बटन दबाने जैसा है। बिल्कुल। तो ये दोनों दिमाग में भी अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब ठीक हो जाएगा और मैं इसे ठीक करने का रास्ता खोज लूंगी कि बीच का फर्क है। आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कह दिया। यही सबसे बड़ा फर्क है। सच में? हाँ, आशावाद एक सामान्य और काफी हद तक निष्क्रिय, पैसिव विश्वास है कि भविष्य अच्छा होगा। ये क्या के बारे में है, एक सकारात्मक नतीजा। जबकि उम्मीद एक सक्रिय, एक्टिव और लक्ष्य केंद्रित विश्वास है। ये कैसे के बारे में है, उस नतीजे तक पहुंचने की योजना और इच्छा शक्ति। इसका मतलब ये भी हुआ कि कोई इंसान स्वभाव से बहुत आशावादी हो सकता है, लेकिन किसी खास मुश्किल में फंसकर अपनी उम्मीद खो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। सोचिए, एक बहुत आशावादी इंसान है जो मानता है कि वो एक दिन अमीर बनेगा। ठीक है।
लेकिन अगर उसके पास कोई योजना नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई मेहनत करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो उसके पास आशावाद तो है पर उम्मीद नहीं है। सही बात है। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत मुश्किल हालात में हो सकता है। शायद वो सामान्य तौर पर बहुत आशावादी ना भी हो, लेकिन अगर उसके पास उस मुश्किल से निकलने का एक छोटा सा भी प्लान है और उस पर काम करने का जज्बा है, तो उसके पास उम्मीद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य और सफलता के लिए दोनों ही जरूरी हैं, ये एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, आशावाद हमें दौड़ शुरू करने का हौसला देता है, ये बताता है कि जीतने की संभावना है, और उम्मीद हमें दौड़ पूरी करने की ताकत और तरीका बताती है, खासकर तब जब हम थक रहे हों या रास्ता मुश्किल लगे। बिल्कुल। एक तरह से आशावाद आपको मौसम अच्छा होने का यकीन दिलाता है और उम्मीद आपको नाव, चप्पू और नक्शा देती है ताकि आप तूफान में भी अपनी मंजिल तक पहुंच सके। क्या बात है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि आशावाद और उम्मीद सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी मानसिकता के दो मजबूत स्तंभ हैं। बिल्कुल। एक हमें बताता है कि मंजिल खूबसूरत है, और दूसरा हमें उस मंजिल तक पहुंचने का नक्शा, हिम्मत और साधन देता है। और ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकती है। वो क्या है? इन स्रोतों में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि आशावाद और उम्मीद दोनों सीखे जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी बात है। अगर ये सिर्फ जन्मजात गुण नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल हैं जिन्हें विकसित किया जा सकता है, तो सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति आज इसी वक्त अपनी उम्मीद की मांसपेशी को मजबूत करने के लिए या किसी छोटी सी नाकामी को देखने का अपना नजरिया बदलने के लिए सबसे पहला और छोटा कदम क्या उठा सकता है? ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं।